मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 किल्लू है नहीं ना कोर्स में, तो पार्ट 1 ही कहलाएगा ये हमारा, है ना। स्मृति, स्मृति नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, यादें, पुरानी यादें या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसके बारे में कभी कभी हमारे दिमाग में पूरी तरह से सारी बात एक बात हमारे दिमाग में वर्षों तक बनी रहती है और उसको हम बोलते हैं स्मृति। ठीक है, तो आज हम पुनरावृत्ति में पार्ट 2 स्मृति पढ़ रहे हैं और स्मृति का मतलब होता है याददाश्त या याद। यहाँ पर लेखक को अपने बचपन की ऐसी यादें पूरी तरह से याद है जिसके बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। श्री राम शर्मा इस पाठ के लेखक का नाम है और उनकी जो स्मृति अभी तक उनके दिमाग में बैठी हुई है, या कहेंगे कि अभी भी उनके आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो, उस तरह से उन्होंने इस पाठ में लिखा हुआ है। सन भी दिया है 1908 ईस्वी की बात है, सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। प्लीज डोंट टॉक एंड डोंट मूव। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हमारी हड्डियां भी ठिठुरने लगती है और हम लोग कांपने लगते हैं। 2-2, 3-3 कंबल या रजाई ओढ़ो तब तक हमको गर्मी नहीं आती, उसको बोलते हैं चिल्ला जाड़ा। बहुत ज्यादा कड़ी सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी और 2-4 दिन पूर्व क्या हो गया था, बारिश भी हो गई थी। बूंदाबांदी होने से क्या होता है, ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। इसलिए शीत यानी ठंड की जो भयंकरता थी वो और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायंकाल ने शाम का समय, तो 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी यानी बेरी का पेड़, उसको झरबेरी भी बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा। जैसे ही मैं बोर खा रहा था वैसे ही किसी आदमी ने जोर से चिल्लाकर मुझे आवाज लगाई, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। और उन्होंने आवाज लगाकर मुझे बोला कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही कहाँ चले जाओ, घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। मैंने क्या किया, जल्दी से मैं वापस अपने घर जाने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। मतलब घर में भाई साहब ने बुलाया है, मतलब भाई साहब का बहुत रोब था घर में। भाई साहब से सब कोई डरते थे, तो उनके डर के कारण पहले ही ठंड और दूसरा उनके डर के कारण और अधिक ठिठुरन फैल रही थी और अधिक डर लग रहा था कि पता नहीं किस लिए बुलाया है भाई साहब ने, क्योंकि उनकी मार का जो डर समाया हुआ था वो बहुत तगड़ा था उनके दिमाग में। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा हुआ ने डरा हुआ सा। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। आप समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर हो गया है जो भाई साहब ने मुझे बुला भेजा है। डरते डरते घर में घुसा। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। आशंका यानी ये डर था, इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं मैं बेर तोड़ कर जो खा रहा था कहीं उसकी वो मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया, उसके कारण तो नहीं बुलाया है मेरे भाई साहब ने मुझे, और उसी की पेशी तो नहीं लगवा रहे हूँ।
पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, परंतु धीरे से जैसे ही घर के अंदर घुसा, आंगन में भाई साहब को क्या करते पाया, मैंने पत्र लिखते हुए पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ, और अब पिटने का भय दूर हो गया था। डर जो था चला गया था कि अब मारेंगे नहीं, कुछ दूसरा ही काम हो सकता है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। और हमको जैसे ही देखा भाई साहब ने क्या कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। तेजी से जाना जिससे कि शाम की डाक में ही ये चिट्ठियां जल्दी से निकल जाए, नहीं तो कल तक की देरी हो सकती है। जाड़े के दिन थे ही, इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, और जाड़े के दिनों के कारण हवा का प्रकोप भी बढ़ गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि बुरी तरह से कपकपा रही थी, और इस कारण से कपकपी भी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी रीढ़ की हड्डी में एक द्रव पदार्थ होता है, उसको मज्जा बोला जाता है। तो रीढ़ की हड्डी तक हवा जा रही थी और बुरी तरह से कपकपी छूट रही थी, ठंड लग रही थी। लेकिन फिर भी भाई साहब का आदेश था, मानना तो था, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। हमने क्या किया, कानों को धोती से बांध लिया था ताकि कानों तक हवा ना जाए। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे, और माँ ने भुनवाने वाले जो चने थे, भुने हुए जो चने थे, वो अपनी उनकी धोती में बांध दिए थे खाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े थे। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। उस समय जो वो डंडा होता था हमारा, जब बचपन में कोई सी भी चीज हमारी बहुत प्यारी होती है जिसको हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं, तो उस समय बबूल का वो डंडा उन्होंने जो तोड़ा था, वो क्या होता था, आज के राइफल से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि हम उसको यदि हाथ में लेकर जाते थे, मतलब कि हम किसी से नहीं डरते थे। ये उनका विश्वास था, और उनका डर उस डंडे को हाथ में लेते से ही हट जाता था, भाग जाता था। तो दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन। नारायण वाहन मतलब गरुड़। गरुड़ को जानते हो? गरुड़ किसका वाहन है? नारायण। नारायण यानी विष्णु जी। विष्णु जी का वाहन है गरुड़। और मेरा जो डंडा है क्या कर चुका था? मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मतलब गरुड़ क्या करता है? सांप को मार डालता है। तो नारायण वाहन की तरह मेरे डंडे ने सांपों को मार डाला था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुड़े जाते थे। जुड़ना हमारी निवाड़ी में क्या बोलते हैं? जुड़ना बोलते हैं ना, कि आम, बेर कैसी चीजें होती है जो गुच्छे गुच्छे में लगती है। इस कारण से क्या होता है कि डंडे से उसको पीटो तो वो फटाफट नीचे गिरने लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग डंडा मारकर आम जोड़ते थे। मतलब जोड़ना यानी तोड़ना। आम तोड़ने का जो उनका तरीका था, वो डंडे को मार मार कर नीचे गिराना था आम। तो ये लोग क्या करते थे? मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुड़े जाते थे। पहले क्या होता था? स्कूल जाने के लिए खेतों में से जाना पड़ता था, और खेतों में आम, बहुत सारी चीजें, सारे पेड़ लगे हुए होते थे। तो बच्चे क्या करते थे? रास्ते रास्ते बेर तोड़कर खाते जाते थे, आम तोड़कर खाते जाते थे। तो उनका रास्ता आसानी से कट जाता था। न कोई बस होती थी, न कोई बैलगाड़ी से भेजना चाहता था, क्योंकि पहले जमाने में पैदल चलना बहुत अच्छा माना जाता था, और इतने साधन भी नहीं होते थे। इस कारण से पैदल ही जाना आना होता था बच्चों का। बच्चों को तो इतना, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये दिमाग में था बड़ों के कि बच्चे जितने खेलेंगे कूदेंगे, जितना चलेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, इसलिए उनके लिए कभी कोई वाहन का प्रयोग नहीं होता था। तो वो लोग पैदल पैदल जाते थे, और रास्ते में जो भी पेड़ मिलते थे उसके फल तोड़कर खाते थे। तो डंडा साथ में लेकर जाते थे, क्योंकि रास्ते में कहीं कोई जानवर या कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा उनको कोई काट ले, तो जिस तरह से अभी बताया लेखक ने कि सांप को मार देता था, वो गरुड़ वाहन बन जाता, नारायण वाहन बन जाता था। तो इसलिए
डंडा साथ में लेकर जाते थे ताकि उससे सामने किसी भी प्रकार की समस्या का हल निकाला जा सके, किसी भी तकलीफ को दूर किया जा सके। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक यानी कौन बताएगा? अनुष्का। मूक यानी अंकिता, छवि, निकिता, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, इशिका, वैष्णवी। मूक, इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। बिल्कुल सही। जो बोल नहीं सकता, मूक यानी जिसमें जबान नहीं हो, जिसके मुंह में जबान नहीं हो या जिसकी आवाज नहीं निकलती हो। जैसे हम लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, इनको सभी को क्या बोलते हैं? मूक प्राणी। मूक प्राणी की संज्ञा देते हैं ना। तो मूक प्राणी का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता हो, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकता हो। लेकिन यहाँ पर लेखक ने उस डंडे को, जो कि मूक है, बोल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको सजीव सा प्रतीत होता था। क्यों सजीव सा प्रतीत होता था? क्योंकि हर समस्या का हल उसके पास था, उस डंडे के पास था। कोई सा भी यदि कोई सा भी जानवर या उनके लिए कोई खतरा बनता था तो वो उस डंडे से उसको या तो मार डालते थे या उस डंडे से हटा के आगे बढ़ जाते थे। रास्ते में बहुत सारे सांप, बिच्छू वगैरह उनको मिलते थे तो उनको क्या करते थे? वो हटा देते थे या मार डालते थे। तो वो बहुत बड़ा उनके लिए सजीव सा क्यों प्रतीत होता था? ऐसा लगता था जैसे वो कोई हमारा चौकीदार हो या कोई हमारा दोस्त हो या हमारा कोई साथी हो जो हमेशा हमारे लिए तैयार होता हो, हमारी हर मुश्किल का सामना करने के लिए वो आगे रहता था। तो इस तरह से यदि कोई पालतू जानवर हमारे साथ रहता है, जैसे हम डॉगी पालते हैं, तो क्या होता है? कोई सी भी मुश्किल यदि हमारे सामने आती है तो वो उसका आभास उसको हो जाता है, वो भौंकने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर लेखक ने उस डंडे के लिए कहा है कि वो मूक था लेकिन फिर भी मेरी हर मुश्किल में काम में आता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे और उस डंडे के साथ हम प्रसन्न वदन मतलब खुश होकर आगे की ओर मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। मैंने क्या किया था? पहले जमाने में टोपियां पहनते थे और टोपी के अंदर उन्होंने क्या किया था? चिट्ठियां रख ली थी और चिट्ठी रखने के ऊपर टोपी रख ली ताकि वो उड़े ना। तो जेब नहीं थे उनके पास, पॉकेट नहीं होते थे। 9 पेज वही तो है ना। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। कुर्ते में जेब नहीं होने के कारण मैंने क्या किया? टोपी के ऊपर, टोपी के बीच में चिट्ठी रखी और उसके ऊपर टोपी पहन ली ताकि चिट्ठियां उड़े ना। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। यहाँ हम दोनों किसके लिए कहा गया है? लेखक और उनके भाई के लिए। वेरी गुड। तो हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। दोनों के दोनों भागते दौड़ते कहाँ पर आ पहुंचे? 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। 4 मीटर या इतनी दूरी पर वो जहाँ पर कुआं पड़ता था बीच में, उस रास्ते के बीच में कहीं पर वहां तक आ गए थे। और वहां पर क्या था? उस कुएं में बहुत ही भयंकर सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ मतलब ये हाथ कहलाता है, मतलब 24 मीटर या 24 फीट कहेंगे उसको। 24 फीट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। पानी नहीं था लेकिन वो सांप पता नहीं कैसे रेंगते हुए आया और उसमें गिर गया था। क्योंकि कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान मतलब वो
2 महीने से उस कुएं में था, हमें 2 महीने से ही पता था, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमने उससे देखा था कि सांप इस कुएं के अंदर है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। हम सारे बच्चे जब इकट्ठे होकर स्कूल जाते थे तो बानरों की तरह उछलते कूदते निकलते थे, इसलिए हमको आसपास की सभी जगहों की जानकारी हो गई थी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना मतलब यदि कोई मुंडेर बनी हुई है कुएं के बाहर, या ये कुआं है, पानी तो था नहीं उसमें, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से यदि मुंडेर बनी थी तो क्या किया, यहाँ से उझकना भाई। यहाँ से व्यक्ति क्या कर रहा है, झांक कर देख रहा है, नीचे देखेगा, ऐसे कर करके देखते ना। हाँ, उझकना मतलब ये हमारे पंजों के बल उंगलियों पर खड़े होकर झांक कर देखना, इसको बोलते हैं उझकना। तो हमको क्या सूझी, उझकने की सूझी, और हमने देखा कि भाई इस कुएं में है क्या, आखिर उत्साह तो रहता है बच्चों में, मालूम है, तो उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। सबसे पहले उझकने वाला मतलब ऊपर पैर करके नीचे झांकने की जो कोशिश करने वाला कौन था, मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। कुएं में झांका, बाहर से मिट्टी का एक ढेला निकाला। ढेला मतलब मिट्टी का ही होता है ना। पत्थर तो बहुत भारी होता है और ढेला हल्का होता है, वो भुरभुरा भी होता है। हाथ में लेकर उसको पानी में फेंकने की कोशिश नहीं, फेंका ही उन्होंने। कुएं में जाकर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उनको लगा होगा पानी होगा, तो जैसे ही ढेला नीचे जाता है तो छपक से आवाज आती है बहुत जोर से, क्योंकि कुआं गहरा होता है और उसकी आवाज की गूंज जो होती है वो तेज रूप से बाहर की ओर आती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। मतलब जैसे ही मैंने ढेला फेंका तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि ढेला फेंकूंगा तो उसकी आवाज आएगी वापस, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी आवाज करूंगा जोर से। जिस तरह से शेर दहाड़ता है और आवाज उसकी बाहर आती है ना, तो उसको शेर को क्या लगता है, ये कहानी सुनिए ना कि शेर जब कुएं में झांक कर देखता है तो उसका प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जब दिखाई देता है तो उसको क्या लगता है कि उसमें कोई दूसरा शेर भी है। तो फिर वो क्या करता है, आजमाने के लिए आवाज करता है, दहाड़ता है। जब वो दहाड़ता है तो कुएं से आवाज इको होकर बाहर निकलती है। प्रतिध्वनि मतलब इको होना, जो आवाज हम करते हैं वही आवाज वापस टकराकर हम तक सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि होने के कारण शेर क्या समझता है कि दूसरा शेर है उसमें, और शेर उसमें छलांग लगा लेता है लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर लेखक भी यही सोच रहे हैं कि जब ढेले की आवाज आएगी तो मैं आवाज करके वापस अपनी आवाज सुनूंगा, या उस इको को या उस प्रतिध्वनि को सुनूंगा। प्रतिध्वनि मतलब आवाज के वापस वैसी ही आवाज वापस आना। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी समझ में आ रहा है सबको? दूसरी बार समझ रहे हो? अब तो आना ही चाहिए ना। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। जैसे ही ढेला मैंने कुएं में डाला, एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ मृग समूह यानी हिरण का जो समूह होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हिरण इकट्ठे होते हैं और यदि जंगली कुत्ते उनके पीछे पड़ जाएं तो वो एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। चकित यानी आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य में पड़ना। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक ढेला फेंका और जिस तरह से मृग समूह
चकित हो जाता है, उसी तरह से हम भी सब चकित हो गए कि आखिर यहाँ से आवाज कैसी आ रही है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर, छोटे छोटे तो थे बच्चे, अब इतनी बड़ी वो होगी, उसकी दीवार होगी कुएं की, तो क्या होगा, सब उछल उछल कर ही देखेंगे ना, ऐसे कर करके पत्थर डालेंगे, एक एक ढेला सबने फेंक दिया और वो आवाज सुनने के लिए। और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए, और कुएं से सांप बहुत क्रोधित हो रहा था, उस पर सभी जने ढेले फेंक रहे थे, तो सांप के ऊपर गिर रहे थे और सांप को लग रही थी और वो बार बार फुसकार मार रहा था और सब बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा था। ये तो सबको आता है, यहाँ पर भी है ना, आता है ना। कोई सी भी चीज यदि दिख जाए तो समझ लो कि उसकी 12 ही बजनी है। तुम लोग भी ऐसा ही करो। सबके सब उसकी क्रोधपूर्ण फुसकार को सुनकर कह कहे लगाकर हंसने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब ये क्रम बन गया बच्चों का, रोज स्कूल जाना, स्कूल के बीच में वो कुआं जैसे ही पड़ा कि सारे के सारे मिट्टी के ढेले उठाए सभी ने और फटाफट डालना और उस फुसकार को सुनने का आनंद लेना, उनकी वो आदत पड़ गई थी। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। और क्या करता था, ऐसा ढेला उठाया, टोपी एक हाथ से ऐसे पकड़ी और इस तरह से वो ढेला उसमें कुएं में डाला। तो बड़ा मजा आता था उनको ऐसा ढेला डालने में। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी और ये जो आदत थी हमारे 2 महीने से लगातार रोज रोज चल रही थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, और सांप से फुसकार करवा लेना बच्चों का आनंद का पारावार नहीं था। बच्चों को बड़ा आनंद आता था, तो सबके सब वहां जा जाकर ढेले फेंक फेंक कर सांप से फुसकार करवा लेने में अपने आप को बड़ा सा महसूस करते थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो क्या समझता था, समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर उसका सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मन का किसी विषय की ओर झुकाव होना, प्रवृत्ति यानी झुकाव, किसी ऐसी बात को जो बार बार हमारा करने का मन करे उसको बोलते हैं प्रवृत्ति, या हमारी जो आदत है उस पर हमारा बस नहीं चलना। तो इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी आदत के कारण हमने क्या किया, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की जो प्रवृत्ति जागृत होने वाली थी, वो कुआं जैसे ही दिखा हमको, चिट्ठियां लेकर जा रहे थे, टोपी के अंदर चिट्ठी रखी हुई थी, और निकलते निकलते अचानक जब कुआं दिखाई दिया तो हम अपनी आदत के अनुसार अपनी इस प्रवृत्ति को भूल नहीं पाए और हमारी इच्छा हुई कि एक ढेला जरूर फेंक दिया जाए। मैं कुएं की ओर बढ़ा। अब हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई कि अब मैंने आगे बढ़कर उसमें ढेला फेंकने की बात दिमाग में सोच ली थी, बना ली थी। तो छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक इसको कहते हैं, मृग शावक किसे कहते हैं, हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे जब एक आगे दौड़ता है तो दूसरा भी उसके साथ साथ दौड़ने लगता है। तो मेरा छोटा भाई भी मृग शावक की तरह मेरे पीछे पीछे हो लिया था। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। अब आदत तो थी टोपी उतारने की और टोपी पकड़ने की, लेकिन उस दिन उन्होंने टोपी पकड़ी नहीं, टोपी उतार ली। अब सडनली ये सारी चीजें उस प्रवृत्ति के कारण, उस आदत के कारण हुई। क्यों हुई? क्योंकि रोज रोज ढेला फेंकने की जो आदत थी और फुसकार सुनने के में जो आनंद मिलता था, उस आनंद के चलते दिमाग में वही बात चल रही थी कि फुसकार सुनना है। और बात यहाँ नहीं थी कि चिट्ठियां टोपी में फंसी पड़ी हैं, यहाँ पर आकर वो भूल गए। तो क्या किया उन्होंने, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अब ढेला जैसे ही गिराया, लेकिन
1 मिनट में मेरा दिमाग चला कि बिजली के समान करंट जैसा लगा कि मैंने ढेला तो फेंक दिया, लेकिन चिट्ठियां गई। मतलब ढेला उसे सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। मतलब अभी तक मुझे ये बात याद नहीं आती है, क्योंकि जो गलती होती है एक क्षण में हो जाती है और उसका पछतावा हमें जीवन भर रह जाता है। इसलिए कभी भी कोई सा भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि बिना सोचे समझे कोई सा भी कार्य नहीं करना चाहिए। पहले सोचना कि हमको ये करना है, तो उसके पहले हमको कैसी प्लानिंग करना चाहिए या किस तरह से उसके लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरे साथ घटना हो जाएगी, क्योंकि उनकी टोपी उतारने की जो आदत थी वो तो थी, और ढेला डालने की जो आदत थी उसको वो रोक नहीं पाए, और इस कारण से वहां तक पहुंचे और ढेला उठाया और टोपी निकालकर ढेला डाला। अब ढेला उस सांप को लगा या नहीं, उसने फुसकार मारी या नहीं, यह अभी तक उनको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। उड़ते हुए चक्कर काटती हुई कुएं में गिरती हुई दिखाई दी। जैसे ही उनको दिखाई दी, उनका ध्यान सांप के फुसकार पर नहीं, चिट्ठियों पर चला गया, और एक बिजली के समान उनको करंट लगा कि ये क्या हो गया। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। अकस्मात यदि कोई शिकारी आकर हिरण को गोली मार देता है तो वो चढ़ते चढ़ते उसकी जान चली जाती है। और उसी तरह से यहाँ पर लेखक की टोपियों की चिट्ठियां जब टोपी से निकलकर कुएं में चली गई तो उनकी जान भी उस मृग के समान निकल गई। जिस प्रकार से मृग चलते चलते मर जाता है, गोली का शिकार हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक की भी जान निकल रही थी। उसी भांति में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। मतलब अब वो उन चिट्ठियों के लिए तड़पने लगे थे। जिस तरह से मृग शावक या मृग तड़पने लगता है गोली का शिकार होकर या गोली लगने पर, उसी प्रकार से वो चिट्ठियों के लिए तड़पने लगे थे। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर, हत यानी हताहत, जख्मी होना। जख्मी में समझ में आता है, घायल होना। हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। मैंने क्या किया? उन चिट्ठियों पर झपट्टा भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर क्या करता है, शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है और वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, तो वो क्या असहाय हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक भी उन चिट्ठियों को संभालते संभालते असहाय सा महसूस कर रहे थे। मयंक आचार्य, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछें। कोई समस्या है तो बात क्यों हो रही है? पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। अब चिट्ठियां तो नीचे चली गई थी और उनकी पहुंच से बाहर हो गई थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, और उनको पकड़ने की खातिर मैं नीचे झुका था और उनको झपटने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन मैं गिरते गिरते बच गया था। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। अब कुएं की पाट पर बैठ गए थे, इससे आसपास पाल बनी होगी कहीं, तो उस पर बैठे दोनों भाई रो रहे थे। क्या करे, अब चिट्ठियां तो गई नीचे जो डालनी थी नाक खाने, दोनों को समझ में नहीं आ रही थी। बच्चे भी छोटे ही होते हैं और उनको कुछ समझता नहीं है, आदतों से मजबूर होते हैं, इस कारण से
लेकिन दिमाग में एक बात जरूर चल रही थी कि ये चिट्ठियां मक्खन को डाक खाने में डालना थी और जरूरी चिट्ठियां थी और आज ही डालना थी और भाई के मार का डर सता रहा था कि अब तो भाई बुरी तरह मारेंगे। तो कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। छोटा भाई तो ढाड़े मार मार कर रोने लग गया था क्योंकि मालूम था कि अब भाई की मार बहुत बुरी तरह से पड़ने वाली है। और ये थोड़े से बड़े थे, समझदार थे, इसलिए ये भी आंखें डबडबा कर बैठे थे कि अब क्या करें। सोच में पड़े थे इन चिट्ठियों को किस प्रकार से निकाला जाए। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। आपने देखा कभी पानी उबलते हुए? यदि ढकी हुई पतीली है, पतीली यानी भगोनी, पानी को रख दो आप और पूरी पतीली भरी हुई है और उस पर ढक्कन लगा दो, पानी जब उबलेगा तो वो पतीली अपने आप उस पर तैरने लगेगी और पानी बाहर छलक जाएगा। तो उसी तरह से उनको पूरी तरह से दुख में भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भगोने के समान उनके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है, पानी उबल रहा है और वो पानी कैसे छलक रहा है? आंखों के द्वारा बाहर छलक रहा है। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। निराशा हो गई थी, पिटने का डर था और बार बार बेचैनी और घबराहट हो रही थी और इसके कारण खूब रोना आ रहा था। क्या करें, रोने के अलावा कोई कुछ भी नहीं बचा था, उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। तो बार बार दोनों भाइयों को खूब रोना आ रहा था। उफान आता था। उफान आता मतलब जिस तरह से दूध उफान आकर बाहर निकलता है ना, गिरता है ना एकदम से, उसी तरह से उनका दिल भी पूरी तरह से उफान आ रहा था और उस दिल को उफान के कारण आंखों से आंसू निकल रहे थे। समझ में आ रहा है यशराज? क्या समझ में आ रहा है? आ गया? सही में समझ में आया? हाँ? कि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, कथा तो नहीं सुन रहे ना? निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। पलकों के ढकने, समझ में आ रहा है? ये जो पलके है ना हमारी, ये आंखों का ढक्कन है। आंखों का ढक्कन क्या है? पलके है ना हमारी, ऊपर से नीचे आती है, आंखें ढक जाती है। तो आंखों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। मतलब बार बार हम आंखें बंद इसलिए कर लेते थे कि हमारे भावनाएं, हमारा रोना बाहर उबल उबल कर आ रहा था और हम पूरी तरह से रोना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मन मार कर बैठे थे और हमारी पलकें बार बार बंद हो रही थी, हमारी आंखों के ढक्कन बार बार बंद होते जा रहे थे। पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। इतना प्रयास करने के बावजूद भी कपोल यानी तो परंतु कपोलों पर आंसू ढुलक ही आ रहे थे, ढुलक ही रहे थे। क्यों? कि बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इस तरह से यदि हम नहीं करते तो आज ये चिट्ठियां हमारे हाथ में होती और हम मक्खन को जाकर डालकर आ जाते। पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी और अब इतना दुख हो रहा था कि माँ की गोद याद आने लगी थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। और ऐसा लग रहा था कि काश माँ यहाँ पर आ जाए और उसकी गोद में छुप कर सो जाए और माँ बोल दे कि चिट्ठियां और कल भेज देंगे हम, तो परेशान मत हो। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है। अब तबीयत ऐसी हो रही थी कि पूरा कुआं भर दे मिट्टी से और कह दे कि हम चिट्ठी डालकर आ गए। पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही न था।
उस समय बचपन में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, बड़े होकर थोड़ी सी अकल आती है और फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो बचपन में जब लेखक छोटे ही थे तब वो क्या बोल रहे हैं कि उस समय में झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, और जब घर लौटते घर पर भाई क्या करते, रुई की तरह धुन देते। रुई की तरह धुनाई मतलब रुई को पीटते ना तो देखते नहीं है किसको लग रही है। उसी तरह से भाई उनको जब मारते ना तो वो ये नहीं सोचते कि इनको लग रही है और मैं हाथ हटा लूं या हाथ बंद कर दूं। तो मालूम था उनको कि भाई किस तरह से मारते हैं। पहले जमाने में बहुत मारा करते थे बच्चों, जरा सी गलती हुई कि पनिशमेंट उनको लकड़ियां बेत से ही पड़ता था। तुम लोगों जैसे डांट से नहीं, तुम लोगों को तो डांट कर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां तो बेत से मारते थे, उसके बावजूद भी कोई चू नहीं बोलता था। इतना अदब और इतना शिष्टाचार और इतना संस्कार हुआ करते थे। आजकल यदि एक चाटा मार दो तो तुम क्या करोगे, जवाब दोगे, सामने जवाब दोगे मैंने क्या किया, ऐसा बोलते हो ना। लेकिन पहले जमाने में अदब और इतने संस्कार थे, इतने संस्कारित थे बच्चे कि बड़ों ने यदि कुछ बोला है मतलब वही सही है। छोटे उनके सामने जवाब नहीं देते थे। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मार के ख्याल से शरीर नहीं मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। मतलब चिट्ठियों को मक्खनपुर तक डाक खाने में डालने की जो जिम्मेदारी मैंने ली थी वो नहीं निभा पाया था, और सच बोलकर भाई की मार सहने का साहस भी दिल में नहीं हो रहा था, और इस कारण बार बार उनको रोना आ रहा था और सिसकियां बंध गई थी। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। सोच विचार करते करते 15 मिनट हो गए। 15 मिनट से हम बैठे बैठे रोए जा रहे थे। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग के जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। तबीयत करती थी कि कहीं भाग जाओ, परंतु पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार, दो धार, एक तलवार की दो धारें होती है, उसको दुधारी तलवार कहते हैं, दो धारी तलवार। तो यहाँ पर दुधारी का मतलब दो धारी तलवार थी जो कलेजे पर फिर रही थी।